वेलकम बैक बच्चों। मैं आज फिर से एक बार सामाजिक विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मई माह 2024 के मासिक परीक्षा से लिया गया है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 30 प्रश्न के हैं, जो कि 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे मई 2024 के मासिक परीक्षा में। तो मैंने यहाँ ऑप्शंस को डिलीट कर दिया है बच्चों। डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद मैंने उसका डायरेक्ट आंसर लिखा है। जहाँ भी मुझे लगा है कि वहाँ ऑप्शंस की ज़रूरत है तो वैसे ही प्रश्नों में मैंने ऑप्शंस को शामिल किया है। तो जैसे पहला सवाल था बच्चों, पूछा गया था कि विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया था। तो इसके 4 ऑप्शंस थे बच्चों कि जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी। तो इसका सही आंसर काउंट काबूर है। तो मैंने ऑप्शंस को डिलीट कर दिया है और जो सही आंसर है बस उसे ही यहाँ पर दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी। लाला लाजपत राय ने। जोल्वेरिन संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आर्थिक हितों की सुरक्षा। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो मेटरनिक ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने की। मैजिनी। ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न बच्चों। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। वो तुर्की की हुई थी। किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ। बोहेमिया बोहेमिया किसके शासन के अंतर्गत था। तो बोहेमिया ऑस्ट्रिया के शासन के अंतर्गत था। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की। तो वो बिस्मार्क थे, जिन्होंने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था। तो कभी कभार यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से क्या मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन था तो इसमें मुझे चारों ऑप्शन देने ही देने थे, तभी आप इसको पकड़ पाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पहला ऑप्शन जीवन आशा है, जीवन प्रत्याशा भी इसको कहते हैं। बी नंबर है प्रति व्यक्ति आय। सी है शिशु मृत्यु दर और डी शिक्षा प्राप्ति का स्तर। तो आप भली भांति जानते हैं कि मानव विकास सूचकांक के 3 स्तंभ बच्चों, एक है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा औसत जीवन प्रत्याशा यानी कि जीवन आशा, और तीसरा है कि आपका शिक्षा का स्तर कैसा है। तो मैंने ये 3 स्तंभ बताए। ये सी नंबर वाला जो क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर, ये मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। तो ये UNDP करता है बच्चों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है मानव विकास सूचकांक को जारी। अच्छा, 12 नंबर क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 2007 से 2012 तक इसकी अवधि थी। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, कीमत तंत्र के आधार पर किस अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। तो कीमत तंत्र के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। कभी कभार आपके मन में ये डाउट भी रहेगा बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन का जो इसके ऑप्शंस थे उसमें एक डी ऑप्शन था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था का भी ऑप्शन था। तो कीमत तंत्र के आधार पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ सरकारी हस्तक्षेप भी शामिल रहता है। अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो कीमत तंत्र के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। तो इसलिए सबसे इसका बेस्ट आंसर मुझे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लगा। ठीक है। 14, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो वो सेवा क्षेत्र बच्चों। निर्माण कार्य किस क्षेत्र का हिस्सा है। तो वो द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है। निम्नलिखित में से क्या बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो इसमें भी बच्चों कई सारे ऑप्शंस थे, तो वो ऑप्शंस में मैंने जिक्र करना, मैंने यहाँ से लिखाया नहीं है लेकिन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जैसे ऑप्शन था कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है। जैसे ऑप्शन था बाढ़, बाढ़ तो पिछड़ापन का कारण है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, वह भी है। एक है गरीबी, तो वो भी आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है। बस एक यही ऑप्शन था आधारिक संरचना का विकास, तो ये आर्थिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है। जबकि ये तो क्या है, विकास कर रहा है। आर्थिक संरचना का यदि विकास आपके बिहार में हो, जैसे स्कूल कॉलेज रोड्स वगैरह बन जाए, तो फिर पिछड़ापन कहाँ से होगा, वो तो और ज़्यादा विकसित होगा। तो इसलिए ये आंसर, तो ये ऑप्शन क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब रियो डी जेनेरो में
कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था। मैंने कई बार इसका जिक्र भी आप लोगों से किया है। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए? तो 33% होगा। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में विस्तृत रूप से पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है बच्चों? तो रेगूर काली मृदा। पंजाब में भूमिह्रास का मुख्य कारण है अत्यधिक सिंचाई। विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए तो वो कहलाती है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यहाँ ऑप्शन में भी दिया गया था, जैसे ऑप्शन 4 ऑप्शन था आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, सतत विकास और समावेशी विकास। तो कई बार आप लोग सतत विकास जहाँ देखते हैं वहाँ ऑप्शन आप टिक मार देते हैं, लेकिन ये गलत है बच्चों। आप पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसके बाद आप अपना सही उत्तर देंगे। तो अगला है कि ये भारत में सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो 23 अप्रैल 2002 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भारत का प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो जलोढ़ मिट्टी। मार्टिन लूथर ने किसका विरोध किया था? तो राजतंत्र का, लोकतंत्र का, रंगभेद नीति का, इनमें से कोई नहीं। तो राजतंत्र का भी नहीं किया था, लोकतंत्र और रंगभेद नीति दोनों का, इन तीनों में से किसी का भी नहीं किए थे। और उन्होंने चर्च की पाप क्षमा पत्र व्यवस्था का विरोध किया था। तो मार्टिन लूथर किंग ने चर्च में हो रही बुराइयां, जैसे उनमें एक प्रमुख बुराई थी कि कोई व्यक्ति अगर कुछ पाप करे तो वो जाकर चर्च से एक क्षमा पत्र खरीद सकता था पैसे देकर, और अगर यदि वो क्षमा पत्र खरीदता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। एक ऐसी व्यवस्था उस समय व्याप्त थी। तो उस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए या उस व्यवस्था का विरोध मार्टिन लूथर किंग ने किया था। अब बात करें 26वां क्वेश्चन की, तो 26वें क्वेश्चन में तो संविधान का अनुच्छेद 19 ये मौलिक अधिकार से संबंधित है बच्चों। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो इंग्लैंड में 1918 में। भाषा के आधार पर कहाँ सामाजिक विभेद पाया गया था? तो वो श्रीलंका में। ठीक है। किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? तो वो था यूगोस्लाविया। कि सामाजिक विभेद के कारण वहाँ वह देश 2 हिस्सों में बढ़ गया था। ठीक है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूहों के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है? तो बच्चों आयरलैंड है। अब आते हैं बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 अंक वाले प्रश्न थे। तो उसमें पहला सवाल था कि मैटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये कई बार सैकड़ों बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई सारे एग्जामों में, कई बार एग्जाम। ठीक है। तो मैटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यूरोप में राजशाही को बनाए रखना, क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाना और पुराने सामंती ढांचे की रक्षा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 1830 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? तो जुलाई 1830 की क्रांति से फ्रांस में राजा चार्ल्स 10वें को पद छोड़ना पड़ा और वहां संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। इस क्रांति ने पूरे यूरोप में स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल साइंस से है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? तो भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है। लोकसभा में लगभग 14% सीटें महिलाओं के पास हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संसद ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया है। चौथा क्वेश्चन है बच्चों कि सामाजिक विभेद से क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक विभेद का अर्थ है समाज में जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर लोगों का अलग अलग समूहों में बंट जाना, इसे ही सामाजिक विभेद कहते हैं। अगले जो 2 प्रश्न है बच्चों वो अर्थशास्त्र से है कि कोर बैंकिंग प्रणाली को परिभाषित करें। मैंने जब अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर करवाया था तो उसमें भी मैंने कोर बैंकिंग प्रणाली के बारे में आप लोगों को बड़े विस्तार से बताया था कि कोर बैंकिंग प्रणाली एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा ग्राहक किसी भी शाखा में जाकर अपना बैंकिंग लेन देन कर सकता है। यह इंटरनेट से जुड़ी एक केंद्रीकृत व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर उत्पादन और सेवाओं का संचालन करते हैं, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन भूगोल से है बच्चों
कि पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में पाए जाने वाली मिट्टी के विषय में बताइए। तो पूर्वी तट के डेल्टाई भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है और इसमें चावल, गन्ना, गेहूं, दालें तथा अन्य फसलें अच्छी तरह उगाई जाती हैं। संसाधन नियोजन से क्या अभिप्राय है? संसाधन नियोजन का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों की पहले पहचान करना, उनका उचित उपयोग और भावी पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण करना, यही संसाधन नियोजन का अभिप्राय है। अगला है बच्चों के आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक आपदा से तात्पर्य है प्रकृति द्वारा अचानक घटित होने वाली ऐसी घटना जिससे जनधन की भारी हानि होती है, जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सुनामी इत्यादि। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? कोसी नदी बार बार अपना मार्ग बदलती रहती है और हर वर्ष बाढ़ लाकर बिहार में भारी तबाही और जनधन की क्षति करती है। इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है जो सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 4 अंक वाले हैं। और कोशिश आप लोग ये करिएगा कि 4 अंक वाले प्रश्नों को 100 शब्द लगभग, कम से कम मिनिमम 100 शब्द में तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। जैसे इतिहास से सवाल था कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के पीछे कई गहरे कारण थे। पहला था सामाजिक असमानता। तो फ्रांस में समाज 2 वर्गों में बटा था, तभी अमीर वर्ग यानी कि जो अभिजात वर्ग थे और दूसरे गरीब वर्ग जो कि बुर्जुआ वर्ग थे। गरीबों पर कर का बोझ था, जबकि अमीर लोग विशेषाधिकार भोगते थे। दूसरा पॉइंट है कि आर्थिक संकट। 1846 और 47 में भयंकर अकाल और बेरोजगारी फैल गई, लोगों को रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ा। तीसरा है लोकतंत्र और गणतंत्र की चाह। जनता राजा की निरंकुशता से परेशान होकर स्वतंत्रता और समानता चाहती थी। चौथा पॉइंट है कि राजा लुई फिलिप की अलोकप्रियता। राजा ने सुधारों की अनदेखी की और जनता की मांगों को ठुकरा दिया। इन्हीं कारणों से 1848 में क्रांति हुई, राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और फ्रांस में द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई। अब बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में कई राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक बाधाएं थी। पहला था राजनीतिक विखंडन। जर्मनी 39 स्वतंत्र राज्यों में बटा था, जिनका अलग अलग शासक और नीतियां थी। ऑस्ट्रिया और प्रशा की प्रतिद्वंदिता भी इसका एक कारण था कि दोनों शक्तियां जर्मनी पर नियंत्रण चाहती थी। विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप। फ्रांस और ऑस्ट्रिया नहीं चाहते थे कि जर्मनी एक मजबूत राष्ट्र बने। धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद। उत्तर जर्मनी प्रोटेस्टेंट और दक्षिण जर्मनी कैथोलिक था, जिससे एकता में कठिनाई थी। इन बाधाओं को बिस्मार्क ने अपने लोहे और रक्त नीति, जिसको आप समझ सकते हैं युद्ध और कूटनीति के सिद्धांत से दूर किया, और 1871 में जर्मनी अंततः एकीकृत हुआ। अगले जो 2 प्रश्न बच्चों राजनीति शास्त्र से हैं कि लोकतंत्र किस प्रकार सामाजिक विभेद निवारण में सहायक है। तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता सर्वोपरि होती है और सबको समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यह सामाजिक विभेद को कम करता है। ठीक है, पहला पॉइंट जिसमें समान अधिकार। तो लोकतंत्र में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं होता। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी बहुत बड़ा मसला है। लोकतांत्रिक संविधान अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार और संरक्षण देता है। अल्पसंख्यक जो कम संख्या में हमारे देश में ऐसे लोग जो बहुत कम संख्या में हैं, उन्हें ही अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो राजनीतिक समानता में जैसे चुनाव में सभी नागरिकों को समान मतदान का अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय। लोकतंत्र में विचार, अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता होती है, जिससे समाज में समानता बढ़ती है। इस प्रकार लोकतंत्र सामाजिक विभेद मिटाकर समानता, न्याय और भाईचारे की भावना पैदा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि सांप्रदायिकता देश के विकास में किस प्रकार बाधक है। तो सांप्रदायिकता वह प्रवृत्ति है जिसमें लोग धर्म के आधार पर अलग अलग समूह में बढ़ जाते हैं। यह देश की एकता और विकास दोनों के लिए हानिकारक है। आपसी अविश्वास और हिंसा। सांप्रदायिकता समाज में दंगे, तनाव और नफरत पैदा करती है, राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाती है। जब लोग धर्म के आधार पर विभाजित होते हैं तो देश कमजोर होता है। विकास कार्यों में बाधा। दंगे और अस्थिरता से शिक्षा, उद्योग और व्यापार प्रभावित होता है। राजनीतिक अस्थिरता। सांप्रदायिक राजनीति लोकतंत्र को कमजोर करती है और सही नेतृत्व
नहीं उभर पाता। इस प्रकार सांप्रदायिकता देश की शांति, प्रगति और एकता में बड़ी बाधा है। अब जो प्रश्न है बच्चों अर्थशास्त्र से लिया गया है कि मानव विकास सूचकांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसी देश के लोगों के जीवन स्तर को मापने का एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है। तो पहला पॉइंट मैंने बनाया है परिचय। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे UNDP भी कहते हैं, 1990 से जारी करता है मानव विकास सूचकांक को। और इस 3 आधारों पर ये काम कर रहा है। स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय। महत्व इसका देखें तो HDI केवल आय पर नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देता है। इससे पता चलता है कि असली विकास वह है जिसमें नागरिक लंबा, स्वस्थ और शिक्षित जीवन जी सके। स्थिति की बात करें तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों को विकसित और मध्यम वाले को विकासशील और निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों को अविकसित माना जाता है। इस प्रकार मानव विकास सूचकांक किसी देश के समग्र विकास का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली न्यायपूर्ण वितरण में किस प्रकार सहायक है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, भारत सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों को आवश्यक वस्तुएं सस्ते दाम पर दी जाती है। तो पहला है कि सस्ता अनाज उपलब्ध कराना। गरीब वर्ग को चावल, गेहूं, चीनी, केरोसिन आदि कम दाम पर दिए जाते हैं। काला बाजारी रोकना, यह जमाखोरी और महंगाई को नियंत्रित करती है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, देश के हर नागरिक तक भोजन पहुंचता है। समानता और न्याय, अमीर और गरीब दोनों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित होता है, जिससे समाज में न्यायपूर्ण वितरण होता है। इस प्रकार PDS देश में सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करने में मदद करती है। अगले जो प्रश्न है बच्चों वो भूगोल से हैं कि देश के आर्थिक विकास में संसाधनों के महत्व पर चर्चा करें। तो किसी भी देश का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर निर्भर करता है। कृषि के लिए जैसे भूमि, जल, जलवायु और मिट्टी जैसी प्राकृतिक संपदाएं या प्राकृतिक संसाधन कृषि उत्पादन का आधार हैं। उद्योगों के लिए कोयला, लौह या पेट्रोलियम जैसे खनिज और ऊर्जा स्रोत उद्योगों के लिए आवश्यक है। रोजगार और आय, संसाधनों के उपयोग से लोगों को रोजगार और आय के साधन मिलते हैं। राष्ट्रीय प्रगति, संसाधनों का सही दोहन देश की आय बढ़ाता है और जीवन स्तर सुधरता है, और इस प्रकार राष्ट्र विकास की राह में दौड़ पड़ता है। इस प्रकार संसाधनों के बिना किसी देश का आर्थिक विकास असंभव है। अंतिम क्वेश्चन है 18वां और अंतिम प्रश्न कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। फसल चक्रण का अर्थ है बच्चों कि एक ही भूमि पर अलग अलग फसलों को क्रम से उगाना। जैसे इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। अलग अलग फसलें बारी बारी से पोषक तत्वों का उपयोग करती है, जिससे मिट्टी संतुलित रहता है। मिट्टी का क्षरण रोकना, भूमि की नमी और संरचना बनी रहती है। कीट और रोग नियंत्रण, लगातार एक ही फसल बोने से कीट और रोग बढ़ते हैं, जिन्हें फसल चक्रण रोकता है। उत्पादकता में वृद्धि, मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है और उपज बढ़ती है। इस प्रकार फसल चक्रण मृदा की गुणवत्ता और स्थायी कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आई होप बच्चों कि यह चैप्टर आपको अच्छा लगे, और मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि परीक्षाएं आप लोगों की बहुत नज़दीक हैं और मैं चाहता हूं कि आप वार्षिक परीक्षा में कुछ अच्छा करें, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं प्रयास कर रहा हूं कि मई का तो मैंने आप लोगों को ये प्रोवाइड कर ही दिया है, मई के साथ साथ मैं जून जुलाई का भी बहुत जल्दी वीडियो बनाकर लाऊंगा। तो तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।